क्या ईपी और आरएफए ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को बीट करता है? क्या ये सेफ है? क्योंकि लोग हेजिटेट करते हैं क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रिक फिजियोलॉजी सुनने में ही ऐसा लगता है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टोटली सेफ प्रोसीजर है। नंबर वन, नॉन सर्जिकल है। लोकल एनेस्थीसिया में पूरा प्रोसीजर हो जाता है। किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक निडल प्रिक के पेन के अलावा। सो इट इज़ टोटली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है, टोटली सेफ है। स्वागत है आप सबका रक्षक में, एक ऐसा कैंपेन जो हमें सिखाता है कि क्रूशियल मोमेंट्स में हमारा जो टाइमली एक्शन है वो कैसे किसी की जान बचा सकता है। गोल सिंपल है, आपको तैयार करना ताकि आप बन सकें अपने और अपनों के रक्षक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आज हम हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और आरएफए आपका जीवन बचा सकती है, आपके हार्ट बीट डिसऑर्डर को भी हेल्प कर सकती है। वेलकम सर। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राहुल सिंगल, जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है। इनका एक्सपीरियंस 25 साल से भी ज़्यादा का है। चलिए इनसे जानते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और आरएफए के बारे में। हेलो सर। हेलो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और आरएफए ये एक ऐसी टर्म्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते, काफ़ी टेक्निकल हैं और शायद काफ़ी नई भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है? हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए? हर्षिता, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जी। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि इरिथमियाज़ क्या होते हैं। तो इरिथमिया का मतलब होता है कि हमारी जो रेगुलर और रिदमिक हार्ट बीट है वो सडनली या तो बहुत अचानक तेज हो जाए या अचानक स्लो हो जाए। तो एनीथिंग जो हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट से डेविएट होती है उसको हम इरिथमियाज़ बोलते हैं। सो इरिथमिया अगर होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसका डायग्नोसिस होता है, उसका मैनेजमेंट होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए जो पद्धति होती है वो है हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसको हम ईपीएस आरएफए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें दो कंपोनेंट, जैसे नाम में सजेस्ट होता है कि दो कंपोनेंट हैं, ईपीएस एंड आरएफए। सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी का मतलब है कि हम हार्ट के जो विद्युतीय करंट है, मीन्स जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये जो इरिथमिया है या जो इरेगुलर हार्ट बीट है वो कहाँ से आ रही है और किस क्या वजह है उसकी। तो इस स्टडी को जो करते हैं डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। सो ये एक डायग्नोसिस है। फिर आता है कि उसका मैनेजमेंट, क्योंकि जब डायग्नोसिस हम करते हैं तो उसका मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजमेंट के लिए फिर अनदर इम्पॉर्टेंट जो उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है डेट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। सो इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम हार्ट के अंदर जाके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ से एबनॉर्मल बीट आ रही है उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देके उस एरिया को, उस शॉर्ट सर्किट को जला देते हैं, मीन्स बर्न कर देते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो ये नॉन एसेंशियल एक सर्किट होता है, इसलिए इससे घबराएं नहीं कि हम क्या चीज़ जला रहे हैं अंदर हार्ट के अंदर। तो एक नॉन एसेंशियल सर्किट जो कि हमारी हार्ट बीट को इरेगुलर बना रहा है, तेज कर रहा है या स्लो कर रहा है, तो उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के द्वारा एनर्जी देके बर्न कर देते हैं, जिससे के द्वारा मरीज को ऑलमोस्ट 95 टू 98% सक्सेस फर्स्ट प्रोसीजर में ही मिल जाती है। कि जो लाइफ लॉन्ग दवा लेने की ज़रूरत होती है, बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, तो वो सारी सक्सेस रेट इसमें है कि हम मरीज को काफ़ी हद तक, मीन्स ऑलमोस्ट बेसिकली डिजीज फ्री लाइफ दे सकते हैं लाइफ लॉन्ग। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ कंपोजिट ऑफ ईपीएस एंड आरएफए। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि इसको हम बेसिकली कैसे करते हैं। लोगों को जानना जरूरी है कि लोग डरते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है। तो जैसे कि एक नॉर्मल हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो यह प्रोसीजर सिमिलर वे में होता है। इसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसके लिए जैसे एंजियोग्राफी के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए कैथेटर्स होते हैं, इसके लिए भी स्पेशल कैथेटर्स होते हैं।
तो यह अभी तक जो मॉडलिटी और जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, ये अभी हम ग्रोइन के द्वारा, मीन्स पैरों की नसों के द्वारा ही कर पाते हैं। एंजियोग्राफी में तो अभी थोड़ा सा एडवांसमेंट आया है कि हम रेडियल आर्टरी के थ्रू, हाथों के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसके जो कैथेटर्स हैं थोड़े बल्की होते हैं, तो ये संभव नहीं है कि हम रेडियल आर्टरी के थ्रू कर रहे हैं, रेडियल वेन के थ्रू करें, क्योंकि ये प्रोसेस मोस्टली वेन के थ्रू होते हैं। तो जो ग्रोइन में फिमोरल वेन होती है, उसके थ्रू हम कैथेटर्स ले जाके, इसके जो स्पेशलाइज्ड कैथेटर्स हैं, वो हार्ट के अंदर ले जाके, पहले जैसे मैंने बताया, उसकी स्टडी करते हैं कि कहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, और फिर जब हमें मालूम पड़ जाता है कि इस तरह का सर्किट है, हम पेशेंट के सिम्टम्स को ऑन टेबल भी पूछते हैं कि आपको ये सिमिलर सिम्टम्स बाहर भी होते हैं, मीन्स जैसे नॉर्मल होते हैं, तो वो बताते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं कि हाँ सिमिलर सिम्टम्स हमारे वहाँ पे भी हो रहे हैं। तो फिर देन हम कैथेटर के द्वारा उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से उस शॉर्ट सर्किट को बर्न कर देते हैं, मीन्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि आगे वो पैल्पिटेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। जी सर। सर, जैसा आपने बताया हार्ट बीट डिसऑर्डर के बारे में, अरिथमिया के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जनरल पब्लिक ऐसे इस बीमारी को या इस इश्यू को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकती है? क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं जिससे वो अपने आप को डायग्नोज़ कर सकती है इस बीमारी से? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि प्राय रूप से सिम्टम्स पहले आते हैं। हर जनरल पॉपुलेशन को जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिसके कारण हमें तुरंत ही डॉक्टर को या हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सो नॉर्मली अगर धड़कन वाली प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन का मतलब होता है धड़कन अचानक और अत्यधिक तेज हो जाना। सो मीन्स जो हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट है, वो एक रेंज होती है, जो नॉर्मल रेंज हम बोलते हैं, डेट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट, मतलब हर मिनट हमारी जो हार्ट में जो करंट बनता है वो 60 से 100 के बीच में बनता है। तो अगर 100 के ऊपर जाए तो उसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं, मीन्स धड़कन का तेज होना। तो नॉर्मली पैल्पिटेशन होता है, बट ये जानना जरूरी है कि पैल्पिटेशन किस सर्कमस्टांसेस में हो रहा है। नॉर्मली हम जब भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेंटल एक्सर्शन होता है, तो हमारी धड़कन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। तो दैट इज नॉट बेसिकली द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरिथमिया। बट अगर यही धड़कन काफी लंबे समय तक चले और काफी फास्ट हो, उसके अलावा अगर उस टाइम आंखों के सामने अंधेरा आए, चक्कर आए, ये छाती में दर्द हो, सांस फूले, तो ये वाले ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें कि अपने को तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ एबनॉर्मल बीट हो सकती है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी से होगी तो इट विल बी गो अराउंड 120 130 मैक्सिमम 180 तक जाती है। बट अगर समथिंग इट इज गोइंग बियॉन्ड, या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं एसोसिएट, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है पैल्पिटेशन, मतलब धड़कन का महसूस होना कि हमारी धड़कन बहुत तेज चल रही है। और फिर उसके साथ साथ जो धड़कन के एसोसिएट सिम्टम्स होते हैं, लाइक चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है आंखों के सामने अंधेरा, ब्लैकआउट, चक्कर, बेहोशी हो जाना। तो ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है जिसके कारण अपने को तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में इस बीमारी से आपके पास आता है, तो उसके ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या रहता है थ्रू इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड आरएफए? सी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डायग्नोसिस, जो मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट ही बता पाएगा कि उसको क्या सिम्टम्स हुए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हाउ ही कैन आइडेंटिफाई एट होम बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आजकल कोविड के बाद हमें मालूम है कि सब लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर होता है। सो दैट इज अ वेरी रैपिड्स बेसिकली टेस्ट जो आप कर सकते हैं। उसमें तुरंत ही आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स में दो इंपॉर्टेंट चीज मालूम पड़ जाती हैं, डेट इज सैचुरेशन, ऑक्सीजन कितना है बॉडी के अंदर, जो 93% के नॉर्मली ऊपर होना चाहिए, और हमारी धड़कन, मीन्स हमारी हार्ट बीट। तो नॉर्मली हार्ट बीट अगर किसी की ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो अगर वो इमीडिएटली पल्स ऑक्सीमीटर लगा लेगा, तो उसको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मेरी धड़कन कितनी गई, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है जब वो डॉक्टर के पास आएगा बताने के लिए कि किस रेंज में उनकी धड़कन तेज हुई थी। बिकॉज मोस्टली जो ईपी प्रोसीजर्स में जो मेरे पेशेंट्स हैं, उनमें ये देखा गया है कि धड़कन कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए तेज होती है और अचानक बंद हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे ईसीजी कराना संभव नहीं है। नॉर्मली हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं, हमेशा पेशेंट से पूछते हैं कि आपने धड़कन के टाइम पे कोई ईसीजी कराया था क्या। लेकिन कई बार धड़कन इतनी शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि वो
बाय द टाइम पेशेंट ईसीजी कराने पहुंचता है तो वो धड़कन नॉर्मल हो चुकी होती है। तो इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हर एक को रखना चाहिए, जिससे वो इमीडिएटली एक रफ आइडिया ले सकता है कि मेरी धड़कन कितनी फास्ट हुई। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है ईसीजी कराना, जिससे हम एक्चुअली मालूम कर पाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में आता है तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग देखते हैं वो है ईसीजी, कि उसमें हार्ट बीट कितनी चल रही है और कैसी चल रही है। मतलब कितनी चल रही है वो तो हमें मॉनिटर से भी मालूम पड़ जाएगा, बट ईसीजी विल टेल अस एंड गिव अ डेफिनेटिव क्लू कि ये एबनॉर्मल हार्ट बीट है या कोई एरिथमियाज है जिसको हमें ट्रीट करना आगे जरूरी है। या कई बार हमारी, जैसे मैंने बताया, साइनस टैकीकार्डिया, जिसको हमारी नॉर्मल धड़कन तेज हो जाना, तो उसको हम ओपीडी बेस पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया ईसीजी से कि ये इरिथमिया है, मींस हार्ट की धड़कन एबनॉर्मली तेज हो रखी है, और तो उसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो उस टाइम के लिए पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है तो उसको उपचार करना जरूरी है। तो उस टाइम ईपीएस आरएफए इमीडिएटली नहीं करना होता है। उस टाइम हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे कि उसके जो सिम्टम्स हैं फॉर ए टाइम बिंग कम हो जाएं और वो नॉर्मल हो जाए। क्योंकि उस टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि पल्स इमीडिएटली जब तेज होती है तो बीपी भी कम हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट को चक्कर आ रहे होते हैं, बेहोशी आ रही होती है, डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, रेस्टलेस, स्वेटिंग, ये सब हो रहा होता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम उसके सिम्टम्स को अपने को इम्प्रूव करना, और वो जब ही इम्प्रूव होंगे जब हम उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं, लाइक एडिनोसिन है, डिल्टाजेम है, इस तरह के कुछ इंजेक्शंस जो हॉस्पिटल में ही लगाए जाते हैं। तो वो उसके द्वारा हम इमीडिएटली हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक बार जब पेशेंट को हमने कंफर्टेबल कर दिया, हमारी ईसीजी से डायग्नोसिस बन गई कि इसको डेफिनेटली एरिथमिया की प्रॉब्लम है, तो एरिथमियाज बहुत तरीके के हार्ट के अंदर हो सकते हैं। हार्ट के ऊपर वाले चेंबर में अगर होते हैं तो डिफरेंट एरिथमियाज होते हैं, नीचे वाले चेंबर में होते हैं तो डिफरेंट होते हैं। तो जो भी एरिथमियाज हैं, देन फिर आता है हमारा फाइनल कि भाई अब इसको डेफिनेटिव मैनेजमेंट कैसे करें। तो उसके लिए फिर देन, जैसे मैंने बताया आपको कि ईपीएस और आरएफए दो इम्पोर्टेंट, और ये कंबाइंड थेरेपी, ऐसा नहीं कि पहले ईपीएस करेंगे फिर बाद में कभी आरएफए करेंगे। तो इट इज अ वन टेस्ट गो एक्चुअली। एक ही सिंगल पॉइंट पर ही यू विल डू द ईपी स्टडी, जिसमें आप देखोगे, क्योंकि ईसीजी से बस आपको एक क्लू मिला, बट ये कंफर्म नहीं हुआ कि एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो अल्टीमेटली इट इज द ईपी स्टडी विच विल टेल यू एक्यूरेटली कि आपको कहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से अचानक हार्ट बीट तेज हुई। और फिर फाइनली रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन उसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, जिसके थ्रू हम उसकी जो शॉर्ट सर्किट है उसको ब्रेक कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस 25 साल से भी ज़्यादा का है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है, वो दोनों ही देखी होंगी। तो ईपी और आरएफए का रोल क्या है? और ये आप रिहैबिलिटेशन और रिकवरी में, क्या ईपी और आरएफए ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को बीट करता है? क्या ये सेफ है? क्योंकि लोग हेजिटेट करते हैं क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रिक फिजियोलॉजी, सुनने में ही ऐसा लगता है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टोटली सेफ प्रोसीजर है। नंबर वन, नॉन सर्जिकल है, लोकल एनेस्थीसिया में पूरा प्रोसीजर हो जाता है। किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक निडल प्रिक के पेन के अलावा। सो इट इज टोटली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है, टोटली सेफ है। तो ये जो मिथ है, ये जो भ्रम है लोगों के मन में कि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, सो इट इज टोटली सेफ। 1% 2% रिस्क रहता है, वो किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर में होता है, बट मेजर कॉम्प्लिकेशन इसके द्वारा मेरी अभी तक के जो एक्सपीरियंस है उसमें कभी भी मुझे देखने को नहीं मिला। तो टोटली सेफ प्रोसीजर है। दूसरा, आपने बताया कि इनोवेशंस इन द ट्रीटमेंट, की मतलब धीरे धीरे हर ट्रीटमेंट जब डेवलप होता है तो धीरे धीरे उसमें एडवांसेस आते हैं। तो इनिशियली जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, तो देयर यूज टू बी अ वेरी बिग मशीन फॉर इट, मतलब इसका सेटअप करना बहुत मुश्किल होता था और हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी। पेशेंट के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, बट एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, एज ए ऑपरेटर, आई एम डूइंग की मल्टीपल एंड एक्सटेंसिव सेटअप हैज़ टू बी डन। मतलब उस टाइम सेटअप बहुत बड़े बड़े होते थे, फिर हर चीज़ मैनुअल करनी पड़ती थी। कोई अब आजकल जैसे टच स्क्रीन का ज़माना है, तो उस टाइम टच स्क्रीन वगैरह नहीं होती थी, तो इट यूज टू बी एवरीथिंग मैनुअली। बट उस पीरियड को भी हमने देखा है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सी हमारा जो हार्ट है वो 3 डायमेंशनल है।
तो नॉर्मली लोग मानते हैं कि इसको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हमारा हार्ट 3 डायमेंशनल में है। जैसे हम 3D मूवी देखने जाते हैं तो इसी तरह से हमारा हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशंस में है, जिसमें 3 डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट, मींस द डेप्थ ऑफ द हार्ट आल्सो। तो नॉर्मली हम लोग लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करते हैं बट डेप्थ के बारे में बात नहीं करते। तो 3 डायमेंशन में नॉर्मली ये होता है कि इसमें 2 मॉडलिटीज होती हैं। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ था वो 2 डायमेंशनल से शुरू हुआ था, मींस टू, इसको बोलते थे हम 2 डायमेंशनल ईपीएस आरएफए प्रोसीजर। 2 डायमेंशनल में मतलब ये होता है कि हम केवल एक 2 डायमेंशंस में हार्ट को देख पा रहे हैं फ्लोरोस्कोपी में, मींस जो एक्सरे के अंदर पेशेंट रहता है और एक्सरे में हम लोग इमेजिंग लेते हैं उस टाइम, तो हम 2 ही डायमेंशंस में हार्ट को असेस कर पा रहे हैं। तो डेट इज का कन्वेंशनल वे ऑफ ईपीएस आरएफए। तो इसमें कई बार ये होता था कि रिकरेंस रेट ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमने हार्ट के 2 डायमेंशंस देखे, एक डायमेंशन के बारे में वी आर नॉट नोइंग मच। तो उसके बारे में क्या है कि कंपैरिजन टू एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में हम हर चीज़ दिख रही है, लाइक हम पेशेंट को भी बता सकते हैं, हम खुद को भी देख सकते हैं कि ये देखो ये ब्लड वेसल जा रहा है, इसमें ये रुकावट है। लेकिन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में केवल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ही समझ पाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या सर्किट है, बिकॉज हार्ट के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना हार्ट का पेसमेकर दिखाई दे रहा, ना हार्ट के वायर्स दिखाई दे रहे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सिग्नल्स वी आर गेटिंग ऑन द मॉनिटर, मतलब जो मॉनिटर पे ईसीजी के सिग्नल्स आ रहे हैं उसी के बेस पे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पे नॉर्मल सर्किट है, कहाँ पे एबनॉर्मल सर्किट है। तो इसके लिए एक तो हार्ट की एनाटॉमी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए इनिशियली पहले ये 2D सिस्टम में होता था। 2D सिस्टम में इसलिए प्रॉब्लम ये होती थी कि कई बार हमने एक फोकस को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्न कर दिया, बट कई बार क्या उससे रिकरेंसेस हो जाते थे, मीन्स क्योंकि हमें वो फिजिकली तो नहीं दिख रहा है, केवल हमने इलेक्ट्रोग्राम के जरिए उसको ठीक किया है। और 2 डायमेंशन में तो हो सकता है कि 3rd डायमेंशन था उसमें वो उसका थोड़ा बहुत टिश्यू हो या शॉर्ट सर्किट हो, तो उसको अपन नहीं देख पाए। तो अब आजकल क्या है, हम 3 डायमेंशन में इसको कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हम हार्ट के जो चैम्बर में जिसमें हमें लगता है कि यहाँ से धड़कन तेज हो रही है, तो हम उसकी एक ज्योमेट्री पूरी बना लेते हैं। लाइक राइट एट्रियम है, सपोज हार्ट का जो ऊपर वाला चेम्बर होता है उसको राइट एट्रियम बोलते हैं। तो अगर राइट एट्रियम में कोई हमें लग रहा है, डाउट है कि इसमें से धड़कन तेज हो रही है, तो हम उस पूरे एक पर्टिकुलर चेम्बर की पूरी एनाटॉमी बना सकते हैं उस 3 डायमेंशन सिस्टम से। और उसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पहले कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़े ज़्यादा होते थे, वो कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट कम हो गए, क्योंकि अब हमें जो इम्पोर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं कि यहाँ पे हार्ट का मेन पेसमेकर है, यहाँ पे ये वायर हार्ट का जो नॉर्मल वायर है वो जा रहा है, तो उसको हम टैग कर सकते हैं। टैग का मतलब है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से ये वायर जा रहा है तो हमें इस एरिया में नहीं जाना है। तो जब हम उस एरिया में नहीं जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रीटमेंट मॉडलिटी और के हिसाब से कि हम एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे दोबारा भी जा सकते हैं, जो 2 डायमेंशन में पॉसिबल नहीं था। तो क्योंकि 2 डायमेंशन में क्योंकि हार्ट के मूवमेंट के द्वारा ही हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जब हार्ट मूवमेंट करेगा तो कैथेटर भी उसके अंदर मूवमेंट करेगा, जो हमारा क्योंकि कैथेटर हार्ट के अंदर ही है, तो उस मूवमेंट की वजह से, बिकॉज एक्सरे जो फ्लोरोस्कोपी होती है वो मल्टी टाइम मतलब टाइम्स इमेज इंटेंसिफायर होता है, बट हार्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर वेरी क्लोज। तो अगर जरा सा भी मूवमेंट होगा तो देयर चांस कि हम कोई कॉम्प्लिकेशन कर दें। तो इसके लिए क्या है कि 3 डायमेंशन में हम सेम लोकेशन पे बार बार भी जा सकते हैं, कि यहाँ पे हमें सक्सेस रेट मिला था तो हम यहाँ पे दोबारा भी जा सकते हैं। तो इसलिए 3 डायमेंशन में आजकल हम लोग मैक्सिमम केसेस कर रहे हैं। इवन जो पहले कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए 3 डायमेंशनल यूज होता था, अब सिंपल केसेस में भी 3 डायमेंशन यूज हो रहा है। फिर इसमें और भी टेक्निकल एडवांसेस आए हैं, लाइक इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से हम लोग एनर्जी डिलीवर करके उसको ट्रीट करते थे, तो उसके अपने थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो आजकल क्रायो एब्लेशन बोलते हैं। क्रायो एब्लेशन का मतलब होता है कि मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट -180 डिग्री तक करके उस एरिया को फ्रीज कर देना। तो उससे क्या एनर्जी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही रहेगी, इट इज़ नॉट डिसिपेटेड। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल टिश्यूज में भी जाती है। तो क्रायो एब्लेशन इज अ मोर एडवांस टेक्निक, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया हमने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज द एरिया, तो उसको हम वही क्रायो एब्लेट करके उसको फ्रीज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिकॉज वी नो कि जब हम
हाई वेरी कूल टेम्परेचर पे, लोएस्ट टेम्परेचर पे जब हम कूलिंग करते हैं तो वो एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांसेस इन ईपीएस आरएफए की 3D सिस्टम और एक क्रायो एब्लेशन टेक्निक। जी सर, हम क्लियरली जान गए हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और आरएफए टोटली सेफ है और शायद ज़्यादा बेहतर भी है ट्रेडिशनल या टेक्नोलॉजी से। या सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी इतनी बड़ी जर्नी में, इतने बड़े एक्सपीरियंस में, ऐसा कोई एक केस रहा हो जो आपके लिए मेमोरेबल हो, ऑडियंस के लिए इनकरेजिंग हो, तो वो सर आप सी बता सकते एक्चुअली केसेस तो बहुत सारे हैं बेसिकली, बट कुछ केसेस होते हैं जो आपको कुछ सिखाते भी हैं, जिनसे आपको कुछ बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक केस मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक केस मेरे पास आया था बेसिकली रायपुर से। सो ही वॉज वेरी एल्डरली मेल पेशेंट 80 ईयर्स प्लस, एंड उसको हमने पहले उसके मल्टीपल कार्डिक प्रोसीजर हो चुके थे, बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, और एक बार उसका, जैसे मैंने आपको बताया, 2D सिस्टम से एक बार एब्लेशन भी हो चुका था। तो इसमें जो एब्लेशन हुआ, बट उसके बाद पेशेंट कुछ टाइम तक मेरे फॉलोअप में रहा। उसके बाद ही डिडंट कम टू मी, ही वाज गेटिंग द ट्रीटमेंट वहीं पर जो रायपुर में उनको ट्रीटमेंट अपना ले रहे थे। बट सडनली एक दिन उनको अचानक धड़कन तेज हुई, पेल्पिटेशन हुआ, चक्कर आ गए, बेहोश हो गए। तो ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे जब ईसीजी किया तो उसमें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया मिला। मींस जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली चैम्बर और लोअर चैम्बर में डिफरेंट डिफरेंट टेकिकार्डियाज होते हैं। जो नीचे वाली चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो ये ऊपर वाले चैम्बर के कंपैरिजन में डेंजरस होते हैं, लाइफ रिस्क होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट जो सडनली इतना फास्ट बीट कर रहा है, तो हमारे ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिल पाता, तो इसलिए आप एकदम चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, और कुछ टाइम के बाद कई बार डेथ भी हो जाती है। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया था उनको, तो उन्होंने मुझे ईसीजी भेजा अपना, तो उसमें डेफिनेटली डायग्नोसिस थी कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है कि प्राइमरी की सिम्टम्स को इम्प्रूव करना, तो इसलिए फर्स्ट हमारा गोल था कि वहीं पे लोकली ट्रीटमेंट के द्वारा हम उनको वहाँ एक प्राइमरी ट्रीटमेंट देके ठीक कर रहे हैं। तो फिर उनको वहाँ इंजेक्शन वगैरह दिए गए, थोड़ा हीमोडायनेमिकली बीपी वगैरह, पल्स वगैरह थोड़ा उनका मेंटेन किया गया, एंड देन फिर फाइनली ही केम टू मी कि अब आगे इसका क्या करना है। तो वी एक्चुअली प्लान्ड हिम फॉर द ईपीएस आरएफए, बट थ्रू द 3D सिस्टम, बिकॉज हम मालूम था कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में नॉर्मली हम 2D डायमेंशनल में सक्सेस रेट इज नॉट वेरी हाई, तो इसलिए इट शुड ऑलवेज बी डन विद द 3 डायमेंशनल सिस्टम, बिकॉज कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके लिए हमने उसका फिर 3D सिस्टम प्लान किया। तो जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी थी वो यही थी कि पहले एंजियोग्राफी करके देख लें कि कोई जो स्टैंड, जो ग्राफ्ट्स डले हुए हैं वो सब ठीक है कि नहीं। जब वो सब ठीक था, फिर हमारा प्लान ये था कि ईपीएस आरएफए करें, और ईपीएस आरएफए में हमने पूरी लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्योमेट्री बनाई, आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो वाइटल हैं, जो हमें टच नहीं करने हैं, और कहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है। तो उस शॉर्ट सर्किट को हमने बर्न किया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ही डेवलप्ड अनदर टैकीकार्डिया, मतलब दूसरा टैकीकार्डिया दूसरे चेम्बर में डेवलप हुआ। तो फिर हमने उसकी भी एनओटी बनाई राइट साइड में जाके, और उधर भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी के द्वारा, आरएफए के द्वारा उसको ठीक किया। तो देयर वर बेसिकली, यू कैन से कि डुअल टैकीकार्डिया, मींस ऑलरेडी एक टैकीकार्डिया था जो पहले डॉक्यूमेंटेड था, और एक टैकीकार्डिया मतलब एक धड़कन अचानक तेज हुई जो डिफरेंट थी पहले वाले से इन द ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो दोनों को ठीक किया, और ये बात है आज से ऑलमोस्ट 2021 की, 4 years down the lane, and that patient is now completely basically symptom free. उसके बाद से एक बार भी उनको धड़कन तेज नहीं हुई है। ही इज लीडिंग द नॉर्मल लाइफ, ही स्टिल फॉलोइंग मी, और ट्रीटमेंट के लिए वो आते हैं, सिंस डिस्टेंस है तो इसलिए बहुत फ्रीक्वेंट फॉलोअप नहीं है। वो अपने वहाँ डॉक्टर को दिखा रहे हैं, 6 मंथली मुझे दिखाने आते हैं। तो आई मीन टू से ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट 1 और 2 जिसमें कि हमें हाई सक्सेस रेट नहीं मिला, बट वी हैव गॉट द गुड सक्सेस रेट इन द सेंस कि ऑलमोस्ट 100% बेसिकली वी हैव
treated the patient कि अब उनको उस particular problem की वजह से दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फॉर वॉट एवर रीजन, लाइक फॉर उनको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रखी है, बाईपास हो रखा है, तो ही इज हैविंग द ट्रीटमेंट पार्ट, बट नॉट फॉर द प्रॉब्लम विच ही हैज और विच वाज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड ही हैड बेसिकली फोर्टिस में ही हैड कम, एंड फोर्टिस में ही हम लोगों ने 3D से किया था और हमने उसका टेस्टिमोनियल भी दिया। ही वाज very happy with the all of the treatment part and everything, and he's regularly following me. I think that was a good experience shared basically. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इनकरेजिंग अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी लाइफ सेविंग एडवांस टेक्नोलॉजी फोर्टिस में है जो हार्ट बीट डिसऑर्डर्स को ट्रीट अच्छे से कर सकती है? सी फोर्टिस का मेरा एक्सपीरियंस पुराना है, बिकॉज मेरी जो सुपर स्पेशलाइजेशन डीएनबी कार्डियोलॉजी में हुआ था वो फोर्टिस दिल्ली में ही हुआ था। सो आई एम अटैच्ड टू फोर्टिस फॉर सो मेनी इयर्स। सो आई हैव सीन फोर्टिस ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो आई हैव सीन द एडवांसमेंट। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी में बेसिकली हमने वो सेटअप भी देखा है। तो डेट वाज इन फोर्टिस ऑल्सो ओनली दैट टाइम कि एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय मैनुअली बेसिकली। तो धीरे धीरे एडवांसेस हुए हैं, एंड नाउ इन फोर्टिस जयपुर एक्चुअली वी आर डूइंग good amount of EP cases monthly, and we are doing all the cases on 2D system as well as on the 3D system. 3D सिस्टम में मैंने आपको उसके एडवांटेज ऑलरेडी बता दिए हैं कि उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स एरिथमियाज हैं, मीन्स कई पेशेंट जो बाहर से आते हैं जिनको केवल 2 डायमेंशनल से ट्रीट किया हुआ होता है और उनको बार बार प्रॉब्लम फिर भी हो रही होती है, तो वो रेफर होकर हमारे पास आते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो हम लोगों ने 3D सिस्टम से काफ़ी ऐसे पेशेंटों को ट्रीट किया है। तो एक ये सबसे बड़ा एडवांसमेंट है। प्लस दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, क्रायो एब्लेशन टेक्निक है, और जो डिफरेंट एडवांस मोडेलिटीज़ हैं EPS RFA की, उसमें भी हम बेसिकली फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एरिथमियाज, ऑल टाइप ऑफ एरिथमियाज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वी आर डूइंग इन फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन टर्म्स ऑफ एरिथमियाज डायग्नोसिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज लाइक अगर ऊपर वाले चेम्बर में एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी आजकल काफ़ी एडवांसमेंट है। पहले इनिशियली केवल एक ECG होता था, या पहले केवल 24 आवर्स का होल्टर मॉनिटरिंग होता था। होल्टर मॉनिटरिंग का मतलब है कि केवल 24 घंटे वो हमेशा पूरी हमारी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता रहेगा। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इट विल कंटिन्यू रिकॉर्डिंग आवर हार्ट बीट्स। बट अब उसमें बेसिकली एडवांसमेंट आ गया कि हम उसको होल्डर को हम 7 डेज, 14 डेज, इवन 21 डेज, इवन 3 ईयर्स तक भी हम वो उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको बहुत इनफ्रीक्वेंट सिम्टम होते हैं, मतलब बहुत कम देर पे होते हैं, लाइक मंथ में एक बार हुआ या 2 महीने में एक बार हुआ, तो अब ऐसे में डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि होल्टर अगर 24 आवर्स का आपने लगाया, तो 24 आवर्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकली, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर टू टेल द पेशेंट कि नहीं एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो अगर हम उसको लंबे समय तक लगा पाएँ तो वी कैन हैव अ डायग्नोसिस। तो फोर्टिस में वो एडवांसमेंट भी है कि हम लोग अब एक स्पेशल पैच होता है जो कि ऑलमोस्ट 15 डेज तक हमारी ECG को रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो पैच होता है जिसमें कम्बरसम नहीं होता, बहुत बड़ी मशीन नहीं होती कोई, पेशेंट के चेस्ट पे लगता है वो, और पेशेंट कैन डू वॉट एवर एक्टिविटी ही कैन डू। और जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी, नहाना है वगैरह, वो सब वो कर सकता है। इनिशियली जो पहले होल्डर आते थे उसमें पेशेंट 2-3 दिन तक नहीं नहा सकता था, क्योंकि वो मशीन उसके साइड में लगी रहती थी। बट नाउ विद अ पैच ही कैन डू एवरीथिंग। और वो इवन ये टेलीमेट्री से हम क्लिनिशियन के पास भी ट्रांसमिट हो जाता है ECG। कोई अलर्ट आया, कोई एक अभी हमने एक पेशेंट को होल्डर लगाया था, ही केम, यंग पेशेंट था, 35 ईयर्स का, और चक्कर करके हमारे पास आया। तो पहले हमने सारे टेस्ट करा लिए, ब्लड टेस्ट, ECG को, वो सब नॉर्मल निकले। तो फिर हमने फाइनली सोचा कि अब इसको एक एक्सटेंडेड होल्डर, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 72 आवर्स, 96 आवर्स का होल्डर लगाएं। तो हमने उसको पैच वाला होल्डर लगाया, वो घर चला गया लगवा के इन द आफ्टरनून।
और इन द नाइट आई गॉट अ कॉल कि पेशेंट कोलैप्स। तो लकीली वी वर हैविंग दैट होल्डर दैट टाइम। तो उसने जब ईसीजी ट्रांसमिट किया तो देर वाज 9 सेकेंड पॉज, एक बहुत लंबा पॉज था बिटवीन द टू हार्ट बीट्स। तो अगर 3 सेकंड से ज़्यादा का पॉज होता है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स हो जाते हैं लाइक चक्कर, सडनली कोलैप्स हो जाना। तो उसमें हमने देखा 9 सेकंड का पॉज था उसमें। तो इमीडिएटली विद द डेट बेसिकली जो टेलीमेट्री से हमें ये अलर्ट आया कि नहीं, इसको 9 सेकंड का लंबा पॉज आया, तो इमीडिएटली पेशेंट वाज कॉन्टेक्टेड, ही वाज बेसिकली कॉल्ड टू द हॉस्पिटल। तो फाइनली क्योंकि इसमें जो पॉज वाला होता है उसमें ट्रीटमेंट ईपीएस आरएफए नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट पेसमेकर्स वगैरह होते हैं। तो फिर हमने उसको पेसमेकर लगाया, नाउ ही इज कमिंग फॉर अ रेगुलर फॉलोअप, ही इज कम्प्लीटली ऑल राइट, नो सिम्टम्स। So these are all basically the advancement, and all these things we are basically doing in Fortis, whether it is a EPS RFA, whether it's the diagnostic innovations like from 24 hours holder to basically extended holder like for 3 days, 4 days, down the lane for 15 days. So I think that is the best part कि we are having all the types of treatment modalities in Fortis Hospital. थैंक यू सर, आपकी बातों से हमें ये जानने को मिला कि फोर्टिस टेक्नोलॉजी में कितना अपडेटेड और एडवांस्ड है। Yeah. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर एक पेशेंट को अरेथमिया और हार्ट फेलियर दोनों है वर्सेस एक पेशेंट को सिर्फ अरेथमिया है, तो इसमें प्रोसीजर क्या अलग-अलग रहते हैं और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि फर्स्ट डिनोमिनेटर बेसिकली हमें देखना चाहिए वो है एरिथमिया, चाहे वो एरिथमिया हार्ट फेलियर के साथ है या विदाउट हार्ट फेलियर है, तो डिनोमिनेटर इज कॉमन, दैट इज द एरिथमिया। सो नॉर्मली ये देखा गया है कि एरिथमियाज में अगर हम एरिथमियाज को ट्रीट नहीं करें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट, तो अगर एरिथमियाज को हम ट्रीट नहीं करें, मीन्स अगर धड़कन पेशेंट की चलती रह रही है तेज 140, 150, 160 और ही इज नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी धड़कन तेज बनी हुई है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे उस हार्ट बीट तेज होने की वजह से कमजोर होता चला जाता है। तो इसमें उसलिए जब हार्ट फंक्शन जब कम होने लग जाता है तो हार्ट फेलियर वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं। हार्ट फेलियर का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या है कि सांस में दिक्कत, जरा सा चलते ही सांस फूल जाता है, या एक स्टेज आती है कि बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है, या जैसे ही रात में सोने जाते हैं तो जैसे ही वो बेड पे लेटता है इमीडिएटली सांस फूलने लग जाती है। तो ये प्रमुख एक हार्ट फेलियर का सिम्टम है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है धड़कन तेज हो जाना, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ये कॉमन है। तो बेसिकली एक एक चीज है कि एरिथमिया की वजह से हार्ट फेलियर हुआ, मीन्स हार्ट का फंक्शन कमजोर हुआ, तो उसका ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि हम अगर धड़कन को अगर हम एरिथमियाज को ट्रीट कर लें टाइमली तो हार्ट फेलियर वाले सिम्टम आएंगे ही नहीं। और इसमें हम अगर पेशेंट कभी लेट भी आता है तो इसमें हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर, क्योंकि इसमें कॉज जो है धड़कन तेज होने का था, एरिथमियाज का था। तो अगर हम एरिथमियाज को ट्रीट कर देंगे तो हार्ट फेलियर वाले सिम्टम भी ठीक हो जाते हैं और पेशेंट का हार्ट फंक्शन वापस से नॉर्मल भी हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडलिटी है कि हार्ट फेलियर एंड एरिथमियाज। सो हार्ट फेलियर इन द प्रेजेंट टाइम इज अ ग्रोइंग एपिडेमिक, मतलब 2030 तक वी विल गेट maximum number of cases in India and in Southeast Asian countries as compared to the Western population, heart failure, क्योंकि longevity बढ़ गई है, life expectancy population में बढ़ गई है, तो multiple comorbidities like hypertension, diabetes, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का तेज होना, फिर हार्ट की प्रॉब्लम लाइक हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है वो बढ़ गए हैं, तो ओवरऑल हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हार्ट फेलियर विदाउट कोई एरिथमियाज के बेसिकली फेल करता है बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक और बिकॉज ऑफ हार्ट की मांसपेशी ही कमजोर हो गई, सपोज वायरल कोई प्रॉब्लम हुई, वायरल मायोकार्डाइटिस जिसको बोलते हैं, जैसे कोविड के बाद हम देख रहे हैं, तो हार्ट की मांसपेशियां ही कमजोर हो गई, उसमें हार्ट का जो ब्लड सप्लाई वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल एंजियोग्राफी है, बट हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो गई जिसकी वजह से हार्ट वीक हो गया। तो इसमें एरिथमिया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्ट फेलियर होने की वजह से जब हार्ट की मांसपेशियों कमजोर हो जाती है, हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, तो हार्ट के जो अंदर बिजली के सर्किट्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें शॉर्ट सर्किट होना चालू हो जाता है, क्योंकि हार्ट का फैलाव बढ़ जाता है, हार्ट का जो साइज है जो नॉर्मल साइज से डायलेट हो जाता है, उस डायलेशन की वजह से जो हार्ट के अंदर के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनमें भी ब्रेक
ब्रेक हो जाता है, तो जिसको हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी एरिथमियाज बनने लग जाते हैं, जिसको हम लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज बोलते हैं, लाइक वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट करना हार्ट फेलियर का, और तो उसके जरिए हम एरिथमियाज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट उसके बाद भी, दवाइयों के बाद भी, अगर पेशेंट को बार बार बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, और देखा कि हम ईसीजी में देखा कि धड़कन बहुत तेज है, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो फिर उसके लिए हमारे पास दो मॉडलिटीज हैं। फर्स्ट इज ईपीएसआरएफए, जो मैंने आपको बताया था, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे ये फोकस है। बट इसमें थोड़ा ये समस्या जटिल होती है, क्योंकि अगर हार्ट कमजोर हो चुका है, तो जैसे हमारे चोट लग जाती है तो एक निशान बन रह जाता है बॉडी में, इसी तरह हार्ट के अंदर भी अगर जहाँ जहाँ वॉल्स में, हार्ट की जहाँ जहाँ जो दीवारें हैं उनमें चोट लगेगी हार्ट कमजोर होने की वजह से, तो वहाँ वहाँ चोट का निशान रह जाता है। और ये चोट का निशान जो है मल्टीपल जगह पे होते हैं। तो अगर हमने एक सर्किट को ठीक कर दिया ईपीएसआरएफए से, तो दूसरे सर्किट से कई बार वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसके लिए आजकल हार्ट फेलियर डिवाइसेस भी आ गई हैं, तो जिसमें अपन हार्ट फेलियर डिवाइसेस की बात करें तो आईसीडी हम सब लोग जानते हैं, एक, और एक सीआरटीडी होता है, दो हार्ट फेलियर डिवाइसेस। जैसे हमने पेसमेकर के बारे में जिक्र किया था, तो पेसमेकर एक बेसिकली नीड है, और उन पेशेंट की नीड होती है जिनमें चक्कर, बेहोशी आए और हार्ट बीट स्लो हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, होल्टर के द्वारा हमने एक पेशेंट को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन आईसीडी और सीआरटीडी का रोल ये होता है कि ऐसे पेशेंट जिनमें हार्ट का फंक्शन वीक हो, और बेसिकली लाइक हम लोग मानते हैं कि हार्ट का फंक्शन नॉर्मली 55 to 60% होता है, वो नॉर्मल है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं 100% क्यों नहीं है, वो नॉर्मल एक है 55 to 60। तो यही अगर हार्ट का फंक्शन 35% या उससे कम हो जाए, तो ऐसे पेशेंट को एरिथमियाज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए पेसमेकर से एडवांस्ड मशीन है जिनको बोलते हैं आईसीडी और सीआरटीडी। आईसीडी का रोल होता है कि जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और कार्डियक अरेस्ट में आता है, बेहोश कंडीशन में आता है, अरेस्ट, तो हम बाहर से डिफिब्रिलेटर शॉक लगाते हैं पेशेंट को रिवाइव करने के लिए। तो इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है, तो आईसीडी का रोल ये है कि वो इंटरनली शॉक डिलीवर करके हार्ट की गति को वापस से नॉर्मल कर देता है। तो इसके कारण जो सडन कार्डियक डेथ की चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल तक पहुंच पाता है आगे का ट्रीटमेंट लेने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिवाइस जो होती है सीआरटीडी। सीआरटीडी में नॉर्मली आईसीडी से एडवांस फंक्शन होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीडी और हार्ट की जो पंपिंग एफिशिएंसी है, जो हार्ट का फंक्शन कम हो गया है, लेस देन 35% हो गया है, तो उसको इम्प्रूव करना। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट आई हैव डन ऑलमोस्ट नियरली 1000 CRTDs। तो उसमें बेसिकली इन ऑलमोस्ट 90% वी हैव गॉट द वेरी गुड सक्सेसफुल रेट्स इन टर्म्स ऑफ कि हार्ट का फंक्शन ओवर ए पीरियड 25-35% से इम्प्रूव होके ऑलमोस्ट 45-50% तक भी हुआ है। कुछ पेशेंट हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हार्ट के अंदर स्कारिंग मीन्स जो चोट का निशान है वो कितना बड़ा है। तो तो इसलिए ये एडवांस मॉडलिटीज़ हैं जो भी डिवाइसेस हैं अपार्ट फ्रॉम द पेसमेकर्स, बिकॉज अभी लोग केवल पेसमेकर के बारे में जानते हैं, और सीआरटीडी आईसीडी के बारे में नॉर्मली अवेयरनेस थोड़ी कम है। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस टू मैनेज द पेशेंट विद हार्ट फेलियर, पर्टिकुलरली जिनको इरिथमियाज भी साथ में हो रहे हों। तो मेडिकल एडवांसमेंट भी बहुत हुआ है जिससे हम हार्ट फेलियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ओवर एंड अबव ऐसे पेशेंट को हमेशा ये डिवाइसेस देनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट फुल प्रूफ नहीं है। तो किसी भी पेशेंट अगर कोई इरिथमिया हुआ, लाइफ थ्रेटनिंग इरिथमिया हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दीज डिवाइसेस आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द सडन कार्डियक डेथ। सो फोर्टिस में हम लोग ये सारी हार्ट फेलियर डिवाइसेस भी कर रहे हैं। मींस फोर्टिस हैज गॉट ऑल द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कार्डियक मैनेजमेंट, बी इट बेसिकली फ्रॉम basic from angiography to angioplasty, then even the complex angioplasties, and then in the heart failure also we are running the pacemaker clinics, we are running basically the heart failure clinic also. So in this not only we treat the patient, because treatment part is important, but over and above the patient education is very important, particularly in terms of when we see the heart failure and arrhythmias.
तो वो पेशेंट को डाइट में क्या लेना चाहिए, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फॉलोअप कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, वॉचफुल फॉर द सिम्टम्स की वेट गेन हो रहा है अगर, या पैरों में स्वेलिंग आ रही है, हार्ट फेलियर वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या कब कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर बेसिकली प्रमोटिंग इन आवर हार्ट फेलियर क्लिनिक्स. तो Fortis therefore is a very basically having a holistic basically view in terms of cardiac management from basic to all the kind of complex procedures like interventional procedures, and basically in my purview like EPS and RFA we are doing almost all the cases which we basically which initially people used to go for basically abroad for uh, getting these treatment of to the metro cities like Delhi, Bombay. But in Fortis, we have got basically under one roof, we have got all the treatment modalities for managing our cardiac emergencies. सर आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है. थैंक यू सो मच सर. तो दोस्तों, आज का मैसेज सिंपल है. हार्ट बीट डिसऑर्डर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और अपने हार्ट की हेल्थ मेंटेन करके रखनी है. इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और आरएफए एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आपकी हार्ट बीट डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकती है. बनिए अपने और अपनों के रक्षक. फोर्टिस हमेशा आपके साथ है. पहला कॉल फोर्टिस को कीजिए. धन्यवाद.
कोई नी प्रॉब्लम या हिप जॉइंट प्रॉब्लम का आपके पास पेशेंट आता है तो अपने किस पैरामीटर पे ये डिसाइड करते हैं कि हम इसकी रोबोटिक सर्जरी करेंगे? तो बेसिकली जब हड्डी पे हड्डी अड़ जाए, बोन ऑन बोन, बीच का कार्टिलेज खत्म हो जाए, हड्डी पे हड्डी अड़ जाए, चाहे हिप में चाहे नी में, वो सर्जरी का कैंडिडेट है पेशेंट। और चलने में तकलीफ हो, दर्द हो, पेन किलर की आवश्यकता पड़े और रूटीन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, रूटीन डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, वो सर्जरी का कैंडिडेट है। ओके सर। स्वागत है आपका रक्षक में, एक ऐसा कैंपेन जो आपको सिखाता है कि कैसे आपका एक टाइमली एक्शन किसी की भी जान बचा सकता है। इस कैंपेन का गोल सिंपल है, बनिए अपने और अपनों के रक्षक। आज के एपिसोड में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है डॉक्टर अनूप जुरानी सर, सीनियर डायरेक्टर ऑफ नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। सर का एक्सपीरियंस 26 साल से भी ज़्यादा है, जिसमें 15,000 से भी ज़्यादा केस शामिल है ऑफ नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। हेलो सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 26 साल से भी ज़्यादा का है, तो आपने ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे, ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी थी वो भी आपने देखी होगी, और जैसे हम अब रोबोटिक सीरीज में आ चुके हैं तो उसमें और इसमें क्या ग्रेजुअली ऐसे चेंजेस आए हैं जिसने रोबोटिक सर्जरी को ज़्यादा बेटर बनाया है? हाँ, तो हर्षिता देखो, पहले 2000 से लेकर के 2010 तक हमने कन्वेंशनल सर्जरी बहुत की। 2010 से 2020 तक हमने कंप्यूटर नेविगेशन से सर्जरी की और 2020 से आज तक हम लोग रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो हर स्तर पे टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। कन्वेंशनल सर्जरी में आंख से देख के कट लिया जाता है, तो कई बार 2 मिलीमीटर ज़्यादा कट सकता है, कई बार 2 मिलीमीटर कम कट सकता है और पैर लंबा छोटा होने का चांस रहता है। रोबोटिक सर्जरी में हम लोग पहले सीटी स्कैन करते हैं, पहले पेशेंट का सारा डेटा लेते हैं और एग्जैक्ट बोन उतना ही काटते हैं जितना कि रिप्लेस करते हैं। तो दोनों पैरों का जब ऑपरेशन करते हैं तो लेंथ में कोई फर्क नहीं होता। और अलाइनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों पैरों का जो अलाइनमेंट है वो सेम होना चाहिए। थोड़ा 19-20 होगा तो पेशेंट को चलने में परेशानी होती है या मजा नहीं आता। तो दोनों पैरों का अलाइनमेंट सेम रखना। मान लीजिए नेचुरल अलाइनमेंट एक साइड का 2 डिग्री है तो दूसरे साइड का भी 2 डिग्री पे छोड़ना जरूरी है। एक का 2, एक का 5 होगा तो पेशेंट को चलने में अटपटा लगेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और हम जिंदगी में हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, चाहे अपने फोन्स हो, चाहे कार्स हो, हर चीज में टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में एआई की अपन बात करते हैं, तो हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। पर सर्जरी अनफॉर्चुनेटली अभी भी सब जगह मैनुअल होती है, पर हमने हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोग अभी वर्ल्ड का जो लेटेस्ट एंड बेस्ट मेको रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं। दैट्स ओनली वन इन राजस्थान। ओके सर। सर जैसा कि आपने सर्जरी के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बताया, तो एक रोबोटिक सर्जरी अभी नई नई आई है, तो एक जो नॉर्मल पेशेंट है या नॉर्मल पर्सन है वो ये सोचेगा कि रोबोटिक सर्जरी है तो इस प्रोसीजर में जो मैनुअल है काम, जो डॉक्टर्स का काम है रोबोट के साथ साथ, तो डॉक्टर उसमें क्या रोल प्ले करता है और रोबोट उस प्रोसीजर में क्या रोल प्ले ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पेशेंट्स में काफी कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है रोबोट सर्जरी करता है। रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जरी हम करते हैं। रोबोटिक आर्म होता है जो हमारे हाथ में होता है इस तरह से। तो हाथ से काटना, आंख से देख के काटना में मैंने आपको बताया एरर रह सकता है, पर एक बार रोबोट में हमने फीड किया कि मान लो 8 मिलीमीटर काटना है 2 डिग्री पे, तो वो 8 मिलीमीटर 2 डिग्री पे ही काटेगा। आंख से देख के हमको पता नहीं लगता कि 2 पे कटा कि 5 पे कटा, 8 कटा कि 10 कटा, कोई मेजर करने का तरीका नहीं है। तो रोबोटिक आर्म होती है जो हमारे कंट्रोल में रहती है, पर एक बार उसमें 8 मिलीमीटर फीड कर दिया तो 8 मिलीमीटर ही कटता है। तो बेसिकली रोबोटिक आर्म हमें एक्यूरेसी और प्रिसीशन देता है। हालांकि ऑपरेशन फाइनली हमें करना पड़ता है, बट वो एक्यूरेसी और प्रिसीशन रोबोटिक आर्म से मिलती है। ओके सर। सर जैसा कि हम सुनते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में, तो जैसा कि ये नया है अभी हेल्थ केयर फील्ड में, तो लोगों को एक हेजिटेशन होती है कि डॉक्टर नहीं कर रहा, रोबोट कर रहा है, तो इसमें कितना परफेक्शन रहता है? लोगों की हेजिटेशन सही है या गलत है? लोग को आप कैसे मोटिवेट करेंगे रोबोटिक सर्जरी? समझाना पड़ता है। हम लोग यूट्यूब में वीडियोस में काफ़ी अपलोड करता हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और
अमेरिका में अगर देखें तो 50% सर्जरी आजकल मेको रोबोट से हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया में भी करीब 50-60% रोबोट। तो जो लोग, जिनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं, वो ये सब समझते हैं। अपने देश में अनफॉर्चुनेटली अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये वही स्थिति है जो 30 साल पहले नी रिप्लेसमेंट की थी, जब सबको समझाना पड़ता था भाई नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। करीब करीब वही स्थिति हमें दोबारा हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट समझाना पड़ता है। पर जो समझदार हैं, जो समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो गूगल पे देख सकते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए समझना आसान है। तो हम कोशिश यही करते हैं, मैं तो 100% रोबोटिक सर्जरी करता हूँ, मैनुअल करता नहीं। मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि मेरे को मैनुअल मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें परफेक्शन नहीं आता, मेरे को मजा नहीं आता। तो रोबोटिक सर्जरी के लिए आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं सीखने के लिए, चाहे गूगल है, चाहे यूट्यूब है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो आपको सब इसके आंसर्स मिल जाएंगे। सर जैसा कि हम जानते हैं कि एक मिथ है कि ये जो रोबोटिक सर्जरीज हैं नीज की, हिप की, ये बुढ़ापे से रिलेटेड है, क्योंकि बुढ़ापे में अपना नी में दिक्कत आती है, हिप जॉइंट में दिक्कत आती है। तो क्या एक जो यंग मैन है या जो एक एडल्ट है, क्या वो भी ये करवा सकता है? यंग के लिए एक्चुअली ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मान लीजिए कोई 50 साल की लेडी है या 50 साल का आदमी है जिसके दोनों नीज या एक नी खराब हो गया है, वो भागना चाहता है। अब कन्वेंशनल सर्जरी में हम कभी नहीं बोलते थे कि आप भाग सकते हैं। रोबोटिक में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप जॉग कर सकते हैं, आप टेनिस खेल सकते हैं, आप जमीन पे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में प्रिसीशन के अलावा एक फायदा और है कि लिगामेंट्स कट नहीं होते। कन्वेंशनल सर्जरी में चीरा भी बड़ा लगता है, रोबोटिक सर्जरी में चीरा इतना लगता है, कन्वेंशनल में इतना लगता है। और रोबोटिक सर्जरी में लिगामेंट्स नहीं कटते, तो नॉर्मल लिगामेंट्स के साथ में पेशेंट दौड़ भी सकता है, जमीन पे ही बैठ सकता है और एक नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है। तो यंग के लिए बहुत एडवांटेज है, ओल्ड के लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि ओल्ड पेशेंट चाहता है कि मैं सेंट्रल पार्क में घूमूं, तो वो मैनुअल सर्जरी में कई बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दोनों पैरों का अलाइनमेंट सेम नहीं बैठता, पैर छोटा बड़ा थोड़ा बहुत रह सकता है। बट रोबोटिक में एग्जैक्ट अलाइनमेंट दोनों का सेम और एग्जैक्ट लेंथ सेम रहती है। तो इसीलिए रिजल्ट में वो 10-20% बेटर रिजल्ट्स आते हैं रोबोटिक सर्जरी में। तो चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड, चाहे मीडियम, सब पूरे स्पेक्ट्रम के लिए रोबोटिक सर्जरी है। ओके सर, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं रोबोटिक सर्जरी के बाद एक मेजर सर्जरी है ये। मेजर अब नहीं रही है, अब इंटरमीडिएट हो गई। पहले मेजर हुआ करती थी क्योंकि उसमें खून बहुत निकलता था, चीरा इतना बड़ा लगता था, लिगामेंट्स कटते थे, 2-2 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ता था। अब रोबोटिक सर्जरी में मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट 1% से भी नीचे है, यानी कि मैं अगर 100 ऑपरेशन करता हूँ दोनों घुटनों के, तो केवल एक पेशेंट में ब्लड लगता है। तो मैं इसमें चीरा छोटा और लिगामेंट्स नहीं कटने की वजह से अब ये मेजर सर्जरी नहीं रही, इंटरमीडिएट ग्रुप में आ गई। माइनर भी नहीं है पर बीच का हो गया, इंटरमीडिएट ग्रुप बोलते हैं हम। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, पेशेंट सेफ रहता है, पेशाब की नली भी नहीं लगती, कैथेटर नहीं लगता। फर्स्ट डे खड़ा हो गया वो पेशेंट यूरिन पास कर लेता है और सेम डे खड़ा हो गया, नेक्स्ट दिन एक्सरसाइज सीख के तीसरे दिन घर चले जाते हैं। तो अब ये मेजर सर्जरी नहीं रही है एक्चुअली। तो सर इसमें रिकवरी और रिहैबिलिटेशन का क्या रोल है इस सर्जरी में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, पहले आपने सुना होगा कन्वेंशनल सर्जरी में 2-2, 3-3 महीने लोग फिजियोथेरेपी कराते रहते थे। रोबोटिक सर्जरी में एक्सरसाइज के लिए किसको घर बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लिगामेंट बैलेंस इतना परफेक्ट होता है, घुटना आराम से मुड़ता है। तो पेशेंट जब हॉस्पिटल से जाता है तो 0 to 100 पेशेंट खुद ही मोड़ लेते हैं। तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ घर पे फिजियोथेरेपिस्ट को भेजने के, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती करते हैं, दर्द करते हैं, पेशेंट परेशान होते हैं। सेल्फ एक्सरसाइज, सेल्फ रिहेबिलिटेशन का मैं बहुत प्रोपोनेंट हूँ और अधिकतर पेशेंट्स खुद एक्सरसाइज करते हैं। तो किसी का घर पे जाके करना, दर्द करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट खुद कर लेते हैं और 15-20 दिन में बढ़िया वॉक करते हैं आराम से। ओके सर, कोई नी प्रॉब्लम या हिप जॉइंट प्रॉब्लम का आपके पास पेशेंट आता है तो अपने किस पैरामीटर पे ये डिसाइड करते हैं कि हम इसकी रोबोटिक सर्जरी करेंगे? तो बेसिकली जब हड्डी पे हड्डी अड़ जाए, बोन ऑन बोन, बीच का कार्टिलेज खत्म हो जाए, हड्डी पे हड्डी अड़ जाए, चाहे हिप में चाहे नी में, वो सर्जरी का कैंडिडेट है पेशेंट। ओके। और चलने में तकलीफ हो, दर्द हो, पेन किलर की आवश्यकता पड़े और रूटीन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, रूटीन डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, वो सर्जरी का कैंडिडेट है। ओके सर। सो सर आप ऑडियंस को ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनको कोई दिक्कत नहीं आए, नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जो अब तक नहीं है उनको प्रॉब्लम बट स्टिल आगे आ सकती है? हाँ, तो इसके लिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। प्रिवेंशन के लिए हम लोग एक तो वेट कंट्रोल में रखना चाहिए सबको। नंबर 1, लेडीज जब 55-60 के बाद हो जाए तो कैल्शियम, विटामिन डी लेना चाहिए। मेन को अल्कोहल, स्मोकिंग
और इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। डेली एक्टिव लाइफ लीड करनी चाहिए, एक्टिविटी खूब करनी चाहिए, चलना खूब चाहिए, और कोई भी चोट लग जाए तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये 5 चीजें हैं जिससे आर्थराइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है या डिले किया जा सकता है। पर जब हो जाती है आर्थराइटिस, मतलब बोन ऑन बोन, तब फिर ऑपरेशन एकमात्र विकल्प बचता है। सर आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है 26 सालों की, तो इसमें कोई ऐसा केस आया हो जिसने आपको बहुत ज्यादा इनकरेज किया हो, बहुत ज्यादा आपके लिए मेमोरेबल रहा हो, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो बहुत केसेस आते हैं, पर मेरे को मुश्किल केसेस करने का काफी शौक है। तो जो रिवीजन केसेस होते हैं, यानी कि बिगड़ जाते हैं जो केसेस, उनको सही करने में काफी अच्छा लगता है। 2-3 बार सर्जरी हो जाती है, फिर भी सफल नहीं होते। अभी एक मैंने लेडी की थी, वो 85 ईयर ओल्ड थी, कहीं और से उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, वो बार बार निकल रहा था, डिसलोकेशन बोलते हैं उसको। हमने डुअल मोबिलिटी सॉकेट से वापस बैठाया और यहाँ से चला के भेजा। तो ऐसे कई केसेस आते हैं। बट रिवीजन जो केसेस होते हैं, रिवीजन मतलब जो बाहर बिगड़ गया हो उसको दोबारा ठीक करना, वो काफी चैलेंजिंग होता है। तो नी और हिप हम काफी करते हैं रिवीजन केसेस, और वो हर केस डिफरेंट होता है, हर केस बड़ा चैलेंजिंग होता है। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फोर्टिस में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी को लेके जो इसको अलग बनाती है बाकी हॉस्पिटल से? हाँ, तो हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया, मेको रोबोट है जो यूएस एफडी अप्रूव्ड रोबोट है। रोबोट सिस्टम भी बहुत सारे हैं, कई इंडियन चाइनीज भी मिलते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। पर मेको जो यूएस एफडीए रोबोट है, वो राजस्थान में केवल हमारे पास है, केवल मेरे पास है, और वो मैं उसको बहुत यूज करता हूँ। और वो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप गूगल पे कोई भी पढ़ सकता है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। मेको रोबोटिक यूएस एफडी अप्रूव्ड रोबोट जो है, ये राजस्थान में केवल मेरे पास है, और बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। जी सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नी रिप्लेसमेंट तो बहुत कॉमन है, हम सबने सुना होगा, पर हिप रिप्लेसमेंट को लेके रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल है? हाँ, तो हिप रिप्लेसमेंट के केसेस भी बढ़ रहे हैं कोविड के बाद में, क्योंकि बहुत लोगों ने स्टेरॉयड लिया, और स्टेरॉयड लेने से हिप खराब हो जाता है, हिप में एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, तो हिप का मूवमेंट खत्म हो जाता है और पेन होने लगता है, और वो अधिकतर दोनों हिप्स में होता है। तो उसमें यंग पेशेंट बहुत हैं हिप रिप्लेसमेंट के, और हम लोग रोबोटिक मेको रोबोट से हिप रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं। हिप रिप्लेसमेंट में सबसे ज्यादा कन्वेंशनल सर्जरी में जो प्रॉब्लम होती है, पैर छोटा बड़ा हो जाता है, ओके। और रोबोटिक्स में एग्जैक्टली हम लोग मेजर कर लेते हैं। मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी अगर आप देखेंगे हिप रिप्लेसमेंट पे, तो एग्जैक्ट लेंथ हम दोनों पैरों का सेम देते हैं, 2-3 मिलीमीटर का फर्क भी नहीं रहता। तो ये बहुत एडवांटेजेस है, और एग्जैक्ट जो कप और स्टेम की जो पोजीशन है, वो नॉर्मल की तरह दे पाते हैं। तो बेसिकली जो आप आंख से देख के कर पा रहे हैं ऑपरेशन, उसको और इम्प्रूव करता है रोबोट। वो दिखाता है जो हम आंख से नहीं देख पाते, और पहले से डेटा फीड करके सीटी स्कैन का डेटा हम यूज करते हैं, वो करने के लिए जो आंख से अंदाजे से होने की जगह हम लोग डेटा ड्रिवन और प्रिसिशन ड्रिवन हो जाते हैं। रोबोट ज्यादा इफेक्टिव है जी ट्रेडिशनल सर्जरी से? जी। जी सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज का मैसेज सिंपल है, जॉइंट पेन को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है, और रोबोटिक सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी से इफेक्टिव है और प्रिसाइज है। बनिए अपने और अपनों के रक्षक। पहला कॉल फोर्टिस को कीजिए। धन्यवाद।